हेलो बच्चों, माय नेम इज कुणाल कुमार। और बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मटेरियल कॉस्ट। और मटेरियल कॉस्ट में मैं आपको बता दूं कि मटेरियल कॉस्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूं कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट हमारी तीन चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है मटेरियल कॉस्ट, एक होता है लेबर कॉस्ट, और एक होता है हमारे पास एक्सपेंसेस। ठीक है, एक होता है हमारे पास एक्सपेंसेस। तो मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर ये है मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों मटेरियल की बात करते हैं तो जो हमारा मटेरियल होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, डीएम लिख देता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, ऐसी जो हमारी लेबर होती है, लेबर का खर्चा, वो दो टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। फिर ऐसी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे पास दो टाइप से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारे बेसिकली मटेरियल कॉस्ट समझने के लिए पहले कॉस्ट समझना है। कॉस्ट में तीन टाइप के खर्चे होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। तो जो मटेरियल होता है, मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ, मटेरियल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। अभी मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। तो मटेरियल दो टाइप का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल मैं इस पेन को बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस पेन को बनाने में जो माल लग रहा है वो होता है मटेरियल। तो दो टाइप का मटेरियल होता है, जो एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल मैंने टेबल तैयार करनी है, मैं कारपेंटर हूं, तो टेबल बनाने में जो लकड़ी है दैट इज कॉल्ड द मटेरियल, क्योंकि वो सिग्निफिकेंटली वहां पे मतलब मेजर पोर्शन कवर करती है। ठीक है, और उसमें जो फेविकॉल लग रहा है वो है इनडायरेक्ट मटेरियल। या सपोज मैं अपना जो भी औजार वगैरह यूज कर रहा हूँ उसमें जो ऑयलिंग वगैरह कर रहा हूँ वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, लेबर, लेबर भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर क्या होती है? जो फर्नीचर बनाने में जो डायरेक्ट कारपेंटर यूज हो रहा है वो कौन है? एक फैक्ट्री है, उसके अंदर कारपेंटर लगे हुए हैं, तो कारपेंटर को जो पैसा मिलेगा उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेकिन सर जो बाहर चौकीदार खड़ा हुआ है, जो सुपरवाइजर हैं, जो बस काम नहीं कर रहे, जो वो टेबल नहीं बना रहे, बट वो देख रहे हैं कि हाँ भी टेबल सब ढंग से बना रहे हैं, नहीं बना रहे, कोई टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। या जो कारपेंटर है, सॉरी, कारपेंटर कह रहा हूँ, जो चौकीदार है, और जो सब वो साफ सफाई करने वाले लोग हैं, वो टेबल नहीं बना रहे डायरेक्टली, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व बट दे आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, राइट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। ऐसी एक्सपेंसेस दो टाइप की होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमारे जितने भी खर्चे होते हैं मोस्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं। जैसे सपोज मैंने कोई डिजाइन बनाने के लिए, मैंने कोई टेबल बनानी है, डिजाइन बनाने के लिए किसी डिजाइनर को मैंने पैसे दिए, तो वो है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, किराया दे रहा हूँ फैक्ट्री का, यहाँ का वहां का, बिजली का बिल आ रहा है, ये सब क्या होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेसिकली हमारे तीन टाइप के खर्चे होते हैं। मटेरियल में जो डायरेक्ट मटेरियल होता है बच्चों, इसको हम पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्ट में। इसको हम कहां पढ़ेंगे? मटेरियल कॉस्ट में। दिस विल बी द पार्ट ऑफ अवर मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा सर ये जो लेबर में डायरेक्ट लेबर होती है, ये हमारा चैप्टर आएगा लेबर कॉस्ट में। लेबर कॉस्ट जो आपका चैप्टर है लेबर कॉस्ट, उसमें आप डायरेक्ट लेबर के बारे में पढ़ोगे। और सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि बहुत कम होते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई अलग से चैप्टर नहीं बनाया हुआ आपके बीकॉम ऑनर्स में। ठीक है, तो सर ये तो समझ आ गया, जो डायरेक्ट मटेरियल है, जो डायरेक्ट मटेरियल है वो हम मटेरियल कॉस्ट में पढ़ने वाले हैं। तो जब मटेरियल कॉस्ट चैप्टर नाम की बात आती है, तो चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? केवल डायरेक्ट मटेरियल। सर इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेबर कॉस्ट नाम का चैप्टर की बात आती है तो डायरेक्ट लेबर की बात होगी, इनडायरेक्ट लेबर की बात नहीं होगी। एक्सपेंसेस में हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं। तो सर बाकी जो बचे इनडायरेक्ट, बाकी जो बचे इनडायरेक्ट, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों इनडायरेक्ट को सम कर दें, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों इनडायरेक्ट को ऐड कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं इसको?
ओवरहेड्स। तो सर ओवरहेड नाम का एक चैप्टर होता है और उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में, इनडायरेक्ट लेबर के बारे में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। इज दैट क्लियर? ये बात आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा कि हम मटेरियल कॉस्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं बच्चों, तो मटेरियल कॉस्ट में मैं आपको पहले तो इसका कुछ मतलब समझाने वाला हूं कि मटेरियल कॉस्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम अपने क्वेश्चंस वगैरह पे आएंगे। तो मेरी जो वीडियो है वो कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है। ठीक है, कि मैं 10-10 मिनट की वीडियो बना के आपको ये शो करूं कि ये बहुत इजी है। बेसिकली मैं पूरा कंसेप्ट और पूरी प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं अपनी वीडियोस के थ्रू, सो दैट कि आपको नॉलेज मिले। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी वाला काम ना हो, बस हमें नॉलेज भी मिलनी चाहिए। ठीक है, हमें पेपर में क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे आने हैं, वो सब भी हमें आना चाहिए। मेरा मेन पर्पस वो है, राइट। तो मटेरियल, अब मटेरियल की बात करते हैं। सर मटेरियल का मतलब क्या होता है? वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल, तो मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या होता है बच्चों? रॉ मटेरियल। हम किसकी बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? एक हम कवर करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या कवर करेंगे? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, फिर इसमें हम कवर करेंगे स्टॉक लेजर। ठीक है, हम कवर करेंगे स्टॉक लेजर और फिर हम कवर करेंगे स्टॉक लेवल। स्टॉक लेजर और स्टॉक लेवल, ये हम मेनली हम तीन चीजें इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो जब हम इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो मेरा स्टॉक है, स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का। ठीक है, तो ये जो इन्वेंट्री की बात जब आती है, तो इसका मतलब मेरे पास जो स्टॉक होता है, तो ये इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की भी हो सकती है। ठीक है, आरएम मींस रॉ मटेरियल। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इन्वेंट्री तो सर वर्क इन प्रोग्रेस की भी हो सकती है, इन्वेंट्री तो हमारे पास फिनिश गुड्स की भी हो सकती है, बट हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इज दैट क्लियर? तो हम इस चैप्टर में जब भी हम मटेरियल कॉस्ट की नाम की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल। ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं भैया इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। इधर मैं लिख के बता रहा हूं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब होता है, आपको मैंने बता दिया, रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री का मतलब तीनों चीजें होती हैं, बट हमारे इस चैप्टर में इन्वेंट्री का मतलब है रॉ मटेरियल वाली इन्वेंट्री। और मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों इस चैप्टर में? रॉ मटेरियल से रिलेटेड हम डिसीजन लेने वाले हैं कि हमें रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसका मतलब मैंने बताया कि भैया रॉ मटेरियल का डिसीजन लेना है। इस चैप्टर इसकी बारे में हम दो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। वी हैव टू ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग दिस। ठीक है, वी हैव टू ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग दिस। एक होता है बच्चों हमारे पास ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और एक होता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बहुत कम ना रखना। ठीक है, ये हिंदी में मतलब समझ लो। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत कम ना रखना। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा ना रखना। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में ही इसका मतलब छुपा हुआ है।
मतलब मैंने अपना रॉ मटेरियल, अपना माल इतना ज्यादा नहीं रखना है, इतना कम नहीं रखना है कि मेरी प्रोडक्शन ही रुक जाए। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये हमेशा मैं इसी एग्जांपल को देता हूँ। जैसे मेरा घर का रेनोवेशन हो रहा था, ठीक है, मैंने नया घर खरीदा था और फिर हमें मतलब वो थोड़ा पुराना बना हुआ था, तो थोड़ा सा उसको हमें रेनोवेट कराना था। तो मेरा ब्रदर ही उसको देख रहा था। ठीक है, मेरा ब्रदर सिविल इंजीनियर है। तो एक बार मेरी ब्रदर से मेरी बहसबाजी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैं जैसे ही कॉलेज से पढ़ाने के बाद मैं घर गया, तो मैंने देखा कि भैया जो लेबर है ना, वो आराम से बैठ के बीड़ी पी रही है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई मतलब काम वाम क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने बोला बाबूजी सीमेंट खत्म हो गया। तो भाई ये सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। तो मैंने अपने भाई से थोड़ी बहसबाजी मेरी हुई, और मैंने मैंने उसको बोला कि भाई हम जो सीमेंट है, अगर मुझे पहले ही पता लग रहा है कि केवल 2 बोरी सीमेंट रह गया, तो हमें उसी टाइम ऑर्डर कर देना चाहिए कि भैया सीमेंट खत्म होने से पहले दूसरा सीमेंट आ जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सीमेंट खत्म हो गया, उसके बाद लेबर बैठी हुई है, बीड़ी पी रही है, गप्पे लगा रही है, 3 घंटे बैठी हुई है, क्योंकि हम तो उसके पैसे दे रहे हैं ना। तो हमारा तो वेस्टेज हो रहा है, इट इज कॉल्ड वेस्टेज, राइट? तो हम तो लेबर को पैसे दे रहे हैं। अब लेबर को हम ये थोड़ी बोलेंगे 3 घंटे तुमने काम नहीं करा, वो बोलेगा हमारी गलती नहीं थी भाई, हम तो काम करने के लिए आए हैं। आपका माल खत्म हो गया, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका मतलब हमें इतना कम माल नहीं रखना है कि हमारी प्रोडक्शन भी रुक जाए। प्रोडक्शन रुकने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है बच्चों। एक तो हमारा प्रोडक्शन डिले होता है, हमारी उसमें कॉस्ट वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है, लेबर को पैसे जा रहे होते हैं जिसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, हमारी बिजली का बिल जा रहा होता है, पूरी फैक्ट्री की लाइट वाइट ऑन हो रही होती है, प्रोडक्शन हुई नहीं, और हम बिजली का बिल दे रहे हैं, किराया पे कर रहे हैं, लेबर को दे रहे हैं, अननेसेसरी देयर आर लॉट ऑफ वेस्टेज, राइट? फिर क्या होता है, कस्टमर नाराज हो जाता है। अगर हम टाइम पे, मैंने किसी कस्टमर को टाइम दिया हुआ है, अगर मैं उस टाइम से डिले करता हूं, तो मेरा कस्टमर नाराज हो जाता है। एक कस्टमर नाराज हो जाएगा, वो 10 लोगों को बताएगा, मेरा बिजनेस भी खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, कि वो बोलेगा भाई इससे काम मत करो। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बेकार है। आजकल पता ना, वो रिव्यू वगैरह भी डालते हैं, तो हम रिव्यू देख के ही कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो अगर कोई बेकार रिव्यू देता है तो हमारे बिजनेस को लॉस होता है, और अगर बढ़िया रिव्यू होता है तो हमारे बिजनेस को फायदा होता है। तो हमें ऐसे बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं अगर हमने बहुत कम रॉ मटेरियल रखा। तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैंने जितना पैसा लगाया, रॉ मटेरियल में जितना पैसा मैंने लगाया, ठीक है, इट शुड नॉट बी टू लेस। पैसा इतना कम नहीं लगा, मतलब इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, इसमें पैसा इतना कम नहीं लगाना चाहिए कि मेरी प्रोडक्शन ही हैम्पर हो जाए। अब दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। तो सर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि भाई मेरे को इतना भी अनाड़ी नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत ज्यादा सामान लाके ठूस दिया। समझ आ रही है? जैसे सपोज मैंने बहुत सारा रॉ मटेरियल लेके आ गया, अब क्या होता है कि मैंने बहुत सारा पैसा इसमें ब्लॉक कर दिया। आप सोचो कि मेरे को सपोज 1 लाख रुपए के माल की जरूरत है, और मैंने ना 20 लाख रुपए का माल लाके रख दिया। तो सर उससे क्या होगा? उससे भाई जो आपने 19 लाख रुपए एक्स्ट्रा माल अननेसेसरी ठूस दिया, उस पैसे को आप बैंक में रख सकते थे, म्यूचुअल फंड खरीद सकते थे, एफडी करा सकते थे, और उससे आपको इंटरेस्ट आता। अब वो पैसा तो आपका ब्लॉक हो गया, और इससे क्या हो गया, जो आप पैसा कमा सकते थे, इंटरेस्ट का पैसा कमा सकते थे, वो इंटरेस्ट का आपका लॉस होना शुरू हो गया। इज दैट क्लियर? तो भाई 1 लाख रुपए की रॉ मटेरियल की जरूरत थी, 1 लाख रुपए का खरीद लेते, भाई 2 लाख का खरीद लेते, 18 लाख तो आप रख के आप अपना इंटरेस्ट कमाते। तो हमें अनाड़ियों की तरह काम नहीं करना है कि मैंने बहुत ज्यादा, भैया रॉ मटेरियल कम नहीं रखना, अच्छा तो ज्यादा रखना है, बहुत ज्यादा रख दिया, तो इट विल ऑल्सो लीड टू द लॉस, इंटरेस्ट लॉस होता है। गॉट इट? फिर और भी नुकसान होते हैं। भाई मैंने माल ज्यादा लाके रख दिया, तो मेरे फिर गोडाउन भी लेना पड़ेगा ना, बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, मुझे बड़ा गोडाउन किराया देना पड़ेगा, उसके लिए चौकीदार भी रखना पड़ेगा। मेरा सामान खराब ना हो जाए, तो मेरे को चूहे खराब कर देते हैं माल को, तो मेरे को चूहे के लिए भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये जो भी चीजें हैं वो मुझे करनी पड़ेंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो बेसिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा माल भी हम रख लेते हैं तो हमारे लिए उसको संभालना भी एक बहुत बड़ी आफत होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं, वो हमारे दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने चाहिए। इसका मतलब मैं मैनेजर हूं तो मुझे ये डिसाइड करना है भाई माल कितना लेना है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं EOQ। ठीक है, तो अभी मैं उस पर आऊंगा, तो पहले जरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें समझदारी दिखानी है। और सर समझदारी कैसे दिखानी है, कि हमें वो क्वांटिटी खरीदनी है। ठीक है, हमें वो क्वांटिटी बाय करनी है विच इज इकोनॉमिकली वायबल क्वांटिटी हो, इकोनॉमिकली वायबल क्वांटिटी हो। समझ आ रही है, जो इकोनॉमिकली हमारे लिए बेस्ट हो। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन्वेंट्री कॉस्ट में हमारी कितने टाइप की कॉस्ट होती है, इसको समझ लो, कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, दिस वीडियो इज बेसिकली बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स। कंसेप्ट समझ आ गया तो आपको चैप्टर के क्वेश्चंस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, राइट। तो इन्वेंट्री कॉस्ट में जब भी मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाता हूं, मैं चांदनी चौक से मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाया, मैं चांदनी चौक से रॉ मटेरियल खरीद के लाया, तो मेरे को बेसिकली तीन टाइप के खर्चे करने पड़ते हैं। या सपोज मैं चंडीगढ़ से रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूँ या शिमला से रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूँ, तो मेरे जो खर्चे होते हैं वो तीन टाइप के खर्चे होते हैं। पहला होता है परचेज कॉस्ट। पहला क्या होता है, परचेज कॉस्ट। सर ये परचेज कॉस्ट क्या होती है, भाई ये वो कॉस्ट होती है मैं दुकानदार को पैसे देके आऊंगा। समझ आ रही है, मैंने कितने रुपए का माल खरीदा, वो माल कितने रुपए का है, मैं शिमला गया या मैं कहीं जहां से मेरे को माल लेना है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस दुकानदार को जितने पैसे दिए, वो मेरे लिए परचेज कॉस्ट होती है। और सर इसमें और भी कॉस्ट इंक्लूड होती है, इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कि भाई मुझे एक पूरा डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। हम बड़ी कंपनियों की बात करें तो उसमें बड़ी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि भैया जाके सामान लिया, पहले उसका पूरा डिपार्टमेंट बनाना होता है। वो पूरी रिसर्च करते हैं कहाँ से माल खरीदना है, फोन वगैरह, ये वो पूरा एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, उनकी सैलरी वगैरह भी जारी होती है। ठीक है, पूरा डिपार्टमेंट होता है। और फिर क्या होता है कि हम जाने के लिए, मेरा ट्रक जाएगा, मेरे बहुत सारे ट्रक जाएंगे, माल लेके आएंगे, तो ये सब आने जाने का जो भी खर्चा होता है, ये सारे मेरे लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। तो हम इजी करने के लिए बेसिकली इसमें इनकी जो मेरा परचेज डिपार्टमेंट है उसकी सैलरी भी इंक्लूड होती है। ठीक है, उनकी फोन कॉल्स, पोस्टेज, ये सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं। इजी करने के लिए आप बस ये समझ लो कि भैया आने जाने का खर्चा, मेरे को माल लेने जाना है ना, अगर मैं चांदनी चौक जाना है, अगर मेरे को ड्राई फ्रूट्स लेने चांदनी चौक जाना है, तो भैया ड्राई फ्रूट का मतलब जो दुकानदार को पैसे दूंगा वो तो है ही, और मैं कैब करके जाऊंगा, कैब करके आऊंगा, तो उसका भी जो खर्चा है वो सारा मेरा क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और थोड़ा सा और डीप में जाऊं, भैया चांदनी चौक जाऊंगा, मेरे को वहां भूख भी लगेगी, बल्ले पापड़ी भी खा लूंगा, तो वो भैया वहां पे घूमूंगा ना, पैदल पैदल घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली तो ये सारा खर्चा, मतलब आप कहीं चांदनी चौक से कोई भी सामान लेने जाते हो तो ये मत समझो कि इतना सस्ता आपको मिल रहा है। भैया जो आने जाने का खर्चा है, वहां पे आप कुछ भी खा पी भी रहे हो तो वो भी आपकी उस चीज में कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। समझ आ रही है, तो ये मान लो आने जाने का खर्चा, इजी करने के लिए मान लो आने जाने का खर्चा, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर क्या हो गया, जब माल आपका आता है तो भैया आपको उसको गोडाउन में रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, दिस इज आर। तो कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, कि मुझे गोडाउन, अब इसमें भी और डीप में भी जा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी और डीप में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये मेरा कैरिंग कॉस्ट होता है। तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब मोटा मोटी आप मान लो मेरा गोडाउन का किराया और इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ये समझ लो, इसके अंदर क्या होता है, गोडाउन का किराया आता है, क्योंकि माल आएगा तो भैया मेरे को जगह चाहिए रखने के लिए, मेरे को जगह चाहिए, तो उसके बाद मुझे भैया उस माल का इंश्योरेंस भी कराना होता है, क्योंकि माल का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। चोरी हो सकता है, जल सकता है, खराब हो सकता है, तो मैं इंश्योरेंस कराऊंगा ताकि चैन की नींद आए। तो इंश्योरेंस कराऊंगा तो उसका प्रीमियम देना पड़ेगा, वो भी मेरे लिए खर्चा है। समझ आ रही है। और क्या होता है, जो मेरा यहाँ पे पैसा ब्लॉक हो गया,
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा होता है। सर पैसा ब्लॉक हो गया, अरे भाई माल खरीद के लाया, तो वो पैसा वो वाला एग्जांपल है, जो 18 लाख रुपए मैं एफडी में करा देता, उससे मेरे को जो इंटरेस्ट मिलता, वो इंटरेस्ट क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट भी मेरे लिए एक इम्प्यूटेड कॉस्ट है। बट वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है, कैरिंग कॉस्ट। मेरे को माल रखने के लिए 3 टाइप के खर्चे मेरे मेनली होते हैं। उसको रखने के लिए गोडाउन का किराया, फिर उसका इंश्योरेंस कराऊंगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। और जो पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट करके एफडी करके मैं इंटरेस्ट कमा सकता हूँ, वो इंटरेस्ट नहीं कमा रहा, तो वो भी मेरा खर्चा है, वो भी मेरा खर्चा है। तो दिस इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। समझ आ गई। तो बेसिकली हमारे पास बच्चों 3 टाइप के खर्चे होते हैं। आई होप कि ये तीनों टाइप के खर्चे आपको समझ आ गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताने वाला हूं, द फॉर्मूला ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो भाई इसका फॉर्मूला समझ लो, क्योंकि हम फॉर्मूले पे थोड़ा फोकस करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसको मैंने इजी करने के लिए क्या बताया था कि भाई आप ये मान लो आने जाने किराया, तो मतलब आप ये सोचो कि मेरे को एक चांदनी चौक जाना है, एक बार चांदनी चौक जाने में मेरे 500 रुपए खर्च होते हैं, और मेरे को सपोज पूरे साल भर में 10 बार माल लेने जाना है, तो बताओ कितना मेरा आने जाने का खर्चा कितना हो गया, 10 इंटू 500, 5,000। समझ आ रही है। इसका ना नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मतलब जितनी बार जाना है, और इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इज दैट क्लियर। दिस इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है, राइट। ठीक है। ये तो भैया जितने पैसे उसको देने हो तो देने ही है, आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंट एंड टैक्सेस, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बच्चों कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है एवरेज स्टॉक। क्या होता है बच्चों, एवरेज स्टॉक। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पूपा, PUPA, पर यूनिट पर एनम। तो जब भी हम कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं भाई, पूपा की टर्म में बात करते हैं, पर यूनिट पर एनम। मतलब एक यूनिट को, फॉर एग्जांपल मैं वॉशिंग मशीन खरीद के ला रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा काम, सपोज आई एम ए वॉशिंग मशीन डीलर, राइट। तो मैं वॉशिंग मशीन अगर खरीद के ला रहा हूँ, तो वॉशिंग मशीन को रखने की कॉस्ट, समझ आ रही है। मेरे पास 100 वॉशिंग मशीन है, तो मेरे को बड़ा गोडाउन किराए पे लेना पड़ेगा। एक वॉशिंग मशीन पे किराया लग रहा है, मतलब मैं पूरे एरिया को डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, तो एक वॉशिंग मशीन कितनी जगह ले रही है, कितना किराया ले रही है, राइट। ठीक है, ऐसे हम उसको निकाल लेते हैं कि ठीक है, उस वॉशिंग मशीन पे जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, उस पे उसकी कॉस्ट के हिसाब से कितना इंश्योरेंस इसका पर्टिकुलर हुआ है, और उस पे कितना मुझे प्रीमियम देना है, और उस वॉशिंग मशीन पे मेरा कितना पैसा ब्लॉक हुआ है जो मैं इंटरेस्ट कमा सकता था। तो मैं एक का निकालता हूँ, बस एक यूनिट का, ठीक है। तो हम एक यूनिट का निकालने से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज स्टॉक से। किससे मल्टीप्लाई करते थे बच्चों, एवरेज स्टॉक से। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, किसका फॉर्मूला होता है, कैरिंग कॉस्ट का। सर ये तो समझ आ गया कि भैया एक यूनिट की कॉस्ट, बट ये आपने एवरेज स्टॉक क्यों ले लिया, ये बात हमें समझ नहीं आई, ये बात हमें समझ नहीं आई, ठीक है। तो ये बात समझाने के लिए, ठीक है बच्चों, ये बात समझाने के लिए मैं आपको, ये केवल ये बात समझाने के लिए एवरेज स्टॉक वाली बात, इसको थोड़ा सा मैं साइड में ले जाता हूं, ठीक है। अब मैं आपको एवरेज स्टॉक कैसे आया वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सर ऐसा हो सकता है कि पूरे साल भर की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में मेरे पास जो माल था वो 100 रुपए का माल था, ठीक है। 100 रुपए का माल था रॉ मटेरियल, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%। कितना था, 12%, ठीक है। मतलब उसका जो कैरिंग कॉस्ट है वो 12% है। मैंने सब मिला के ये मान लिया कि भैया जो भी मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, उस पे उसकी जो 12% आ रही है, वो मेरी उसको रखने रखने की कॉस्ट है, जिसमें तीनों चीज इंक्लूड है, वो मैंने आपको बता दिया है ना। गुड, किराया, जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया था ना, किराया, फिर उसका इंश्योरेंस प्रीमियम, और उसका जो भी तीसरी चीज क्या थी,
अगर मेरा जो इंटरेस्ट लॉस हो रहा है, ठीक है, तो मैं 1 यूनिट का निकाल लेता हूँ, सपोज वो परसेंटेज में आ गया 12%, ठीक है, और एक दिन का कितना, ये पूरे साल का है, एक दिन का कितना हो गया 1/365, कितना हो गया 1/365, तो ये एक दिन का है, ठीक है। पहले दिन रॉ मटेरियल 100 रुपए का था, क्योंकि हर दिन रॉ मटेरियल चेंज होगा ना भाई। आज मेरे पास 100 रुपए का रॉ मटेरियल है, कल को रॉ मटेरियल मेरा फैक्ट्री में यूज हो गया तो रॉ मटेरियल कम पड़ गया, फिर मैंने कल को मंगा लिया तो ज्यादा हो गया, तो हर दिन अलग अलग होगा, हर दिन अलग अलग होगा। तो अगले दिन सपोज हो गया मेरे पास 100, मैंने रॉ मटेरियल और मंगा लिया, 120 रुपए का रॉ मटेरियल हुआ, इसका इसका मैंने निकाला 12%, कितना निकाला, कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया इसका 12%, और एक दिन का निकालूंगा तो ये हो गया 365। ऐसे करते करते हम पूरे 365 दिन का निकालेंगे, ठीक है। तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, देखो 12% कॉमन आ रहा है और 1/365 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, अंदर हो गया 100 प्लस 120 प्लस डैश 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 365 दिन तक हम निकालते रहेंगे। तो ये हो गया 12% इंटू, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं इस 365 को नीचे इसमें डिवाइड करके ले जाऊं तो बताओ ये क्या हुआ, अगर मैं ऐसा लिख दूं 100 प्लस 120 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाय 365, है ना। इस 365 को मैंने इसके नीचे लगा दिया, बताओ ये क्या हुआ, सर ये एवरेज स्टॉक की तो हुआ, पहले दिन का स्टॉक, दूसरे दिन का स्टॉक, तीसरे दिन, ऐसे 365 दिन का टोटल कर दिया डिवाइड बाय 3। आपने अपने स्कूल के जो परसेंटेज मार्क्स होते थे वो ऐसे ही तो निकालते थे, 12th क्लास में कितने कितने मार्क्स आए सर, इंग्लिश में इतने आए प्लस हिंदी में जो भी है, इंग्लिश, बीएसटी, अकाउंट्स, मैथ्स, इको, सबके मार्क्स टोटल कर दिया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, जितने भी टोटल कर रहे हो, तो ऐसे ही तो निकलता है एवरेज। तो इसका मतलब फॉर्मूला यही हो गया, ये क्या हो गया एवरेज स्टॉक, क्या हो गया बच्चों ये एवरेज स्टॉक, और ये क्या हो गया कैरिंग कॉस्ट ऊपा पर यूनिट पर एनम। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो जब भी हमें इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करते हैं, हमें 3 कॉस्ट निकालनी होती है, परचेज कॉस्ट जो दुकानदार को पैसा देते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट आने जाने का खर्चा, और कैरिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है। अब फॉर्मूला अब आप याद कर सकते हो, अब आप याद कर लो, पहले याद करते तो ये होता कि भैया रट्टा मारा है, अब आपको शायद समझ आ चुका होगा, और नहीं आया तो भाई थोड़ा सा बार बार देख लो, ठीक है। आपके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, आप इसको कभी भी आगे पीछे करके देख लो, ठीक है। चलो अब हम इसके आगे की बात करते हैं बच्चों। आगे की क्या बात है कि अगर मुझे कितना माल खरीदना है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं परचेज मैनेजर हूं, मुझे कितना माल खरीदना है, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। मैं कंफ्यूज हो रखा हूं कितना माल खरीदना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मुझे 5000 यूनिट रॉ मटेरियल की मुझे खरीदनी होती है, मुझे रॉ मटेरियल कितनी यूनिट खरीदनी है 5000 यूनिट। तो भाई 5000 यूनिट खरीदने के बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं 5000 एक ही बार में जाऊं, शिमला जाऊं और बहुत सारे ट्रक लेके जाऊं, सारा माल इकट्ठे ले आऊं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रक लेके चले जाऊं, है ना भाई। छोटे छोटे जो गाड़ियां हैं उसके बदले में एक बड़ा ट्रक करके ले जाऊं, ठीक है, तो एक बार में ले आऊं, या तो 5000 माल आ गया ना, या मैं 2500 माल, 2500 यूनिट 2 बार ले आऊं तो 5000 आ जाएगा, साल में 2 बार जाऊं, साल में 2 बार जाऊं। तीसरा ऑप्शन है कि मैं 1000 यूनिट करके 5 बार लेके आऊं। ऐसे तो भैया बहुत सारे ऑप्शन है, आपको ऐसे 2 नंबर लेने, इसका मल्टीप्लाई 5000 ही आए, ठीक है। ऐसे मैं 500 इंटू 10 बार भी जा सकता हूं, ऐसे देर आर अनलिमिटेड ऑप्शंस। तो मुझे क्या करना है, मुझे आप बताओ सर। सर आप बोलोगे कि सर एक बार में जाओ ना, ट्रक लेके आ जाओ, बड़ा वाला ट्रक, समझ आ रही है, थोड़ा सा किराया लगेगा लेकिन ड्राइवर की सैलरी तो एक ड्राइवर का खर्चा एक ही बार लगेगा, ये वो आपकी मेहनत भी एक ही बार लगेगी, बहुत सारे खर्चे हैं। तो आप मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है कि एक बार में जाओ सारा सामान ले आओ, लेकिन ये बेस्ट नहीं है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, ठीक है। तो मैं 2 ऑप्शन को यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ,
अगर मैं 2500 यूनिट 2 बार लेके आऊं या 500 यूनिट 10 बार लेके आऊं, 2500 यूनिट 2 टाइम्स, है ना, या 500 यूनिट 10 टाइम्स, अगर मैं ये ऐसे करता हूं तो बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है, तो बताओ परचेज कॉस्ट मेरी क्या होगी। सर परचेज कॉस्ट, सपोज परचेज कॉस्ट क्या होगी, परचेज कॉस्ट होगी सर, आपने तो साल भर में 5000 यूनिट के पैसे देने हैं और फॉर एग्जांपल एक यूनिट 10 रुपए की है, तो मेरी परचेज कॉस्ट क्या हुई सर 50,000। क्या हुई 50,000। हम इसमें मान रहे हैं कि ज्यादा क्वांटिटी खरीदो कम क्वांटिटी खरीदो आपकी कॉस्ट फिक्स है। जैसे नॉर्मली कई दुकान पे होता है ना कि भैया ज्यादा खरीदोगे तो चलो ठीक है 10 रुपए लीजिए 9 रुपए में लगा दूंगा, लेकिन अगर कम खरीदोगे 10 रुपए लीजिए 10 में लगेगी। तो हम वो एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कॉस्ट फिक्स्ड है, कॉस्ट चेंज नहीं है। ठीक है, देयर इज नो डिस्काउंट, राइट। अभी मैं वो वाला केस लेके चल रहा हूँ, तो भैया दुकानदार को तो यहाँ भी 50,000 रुपए देने हैं, परचेज कॉस्ट, पी स्टैंड फॉर परचेज कॉस्ट, और दुकानदार को यहाँ भी, यहाँ 500, 10 बार जाऊंगा तो 5000 यूनिट ही लेनी है, और इंटू 10 करा तो भैया यहाँ भी 50,000 रुपए ही देने हैं, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करा जाए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल कि मुझे 2 बार जाना है, एक बार में जाने के 100 रुपए लगते हैं तो 200 रुपए लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1000 रुपए, क्योंकि 10 बार जाना है, एक बार के 100 रुपए लगते हैं तो 1000 रुपए लगेंगे। तो सर ये वाली कॉस्ट तो यहाँ पे क्या है, कम है, और ये वाली कॉस्ट यहाँ पे हाई है, और ये वाली तो सेम थी, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं है। अब कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। भाई आप समझ रहे हो ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ तो कम होगी, 2 बार जाना है, यहाँ पे 10 बार जाना है, 10 बार जाने तो मेरे को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो सर ये सौदा तो खराब है। अभी मत बोलो कि कौन सा बढ़िया है कौन सा बेकार है, अभी मत बोलो, अभी तो हम बीच में हैं। सर कैरिंग कॉस्ट की बात करें, अरे भाई जब आप ज्यादा माल लेके आओगे तो फिर आपको बड़ा गोडाउन भी तो किराए पे लेना पड़ेगा, समझ आ रही है। तो आपकी अगर ये वाली कॉस्ट कम हो रही है तो बट कैरिंग कॉस्ट तो आपकी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो फॉर एग्जाम्पल कि कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे 900 रुपए है और यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट 600 रुपए है, तो ये कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे तो बढ़ गई, ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ये कम है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं टोटल करूं, जब मैं बच्चों टोटल करूं, तो टोटल मुझे तीनों का टोटल करना चाहिए या केवल इन दो का टोटल करूं, आप बताओ। सर ये 50,000 50,000 दोनों में सेम ही है, तो आप इन तीनों को टोटल करो तो भी किसी का कम ज्यादा जो आएगा उसका भी वही आंसर आएगा जब आप दो दो को टोटल करोगे। समझ आ रही है, हमें तो ये पता लगाना है ज्यादा किसमें कम किसमें, तो इसको तो आप हटा दो, क्योंकि दिस इज नॉट कंसिडरेट, मतलब हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। वाई, बिकॉज सर ये तो कोई डिफरेंस पैदा ही नहीं कर रहा, तो इन दोनों को हम कंसिडर कर रहे हैं, किसको, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो भाई 200 प्लस 900 कितना हो गया, 1100, और 1000 प्लस 600 कितना हो गया, 1600। तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि अगर मैं कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम है, बट फिर भी मेरे को इन दोनों के टोटल में 1100 रुपए पड़ रहे हैं, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ना यही वाला है, मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ये वाला है। समझ आ रही है। तो इसका मतलब आप किस बात से डिटरमाइन कर पा रहे हो कि आपको कितना माल खरीदना है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को ध्यान में रखोगे, परचेज कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखना। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट EOQ, ये जो कंसेप्ट मैं करा रहा हूं ये क्या है, EOQ, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। 100% आपका क्वेश्चन EOQ से आता है, 100%। तो EOQ तो आपने बहुत अच्छी तरह समझना है। EOQ का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और EOQ हम तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज नो डिस्काउंट। ठीक है, कि भैया आप 500 माल खरीदो, आप 2500 खरीदो, आप 5000 इकट्ठे खरीदो, भैया फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो व्हाट इज EOQ, लेट अस मूव टू द EOQ। EOQ इज द क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर साइज, लिख लो आप। EOQ is that quantity of order size at which the sum total of annual ordering cost and annual carrying cost is minimum, जिसमें एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और C मतलब कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ऐसे हाँ बहुत सारे ऑप्शन में देखूंगा,
ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन देखूंगा, जिस ऑप्शन में ये चीज मिनिमम होगी उस वाले, सपोज इसमें इसमें मिनिमम है तो इस वाले को मैं चूज कर लूंगा एंड आई विल गो फॉर दिस, राइट। तो ईओक्यू का बच्चों फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ईओक्यू का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है √2AO, √2AO अपॉन सी, मतलब ये A इंटू O है, ठीक है, √2AO अपॉन सी। सर ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड, ए का मतलब क्या होता है, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स, ठीक है। ओ का मतलब तो आपको पता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या भाई, पूरा बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होती है। और सी स्टैंड्स फॉर कैरिंग कॉस्ट, कूपा, पर यूनिट पर एनम, ठीक है, समझ आ रही है। तो कैरिंग कॉस्ट में हम एक यूनिट की कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, और ऑर्डरिंग कॉस्ट में एक बार आने जाने की कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, पर ऑर्डर, एक बार आने जाने की कॉस्ट, एक ऑर्डर को आने जाने की जो कॉस्ट है उसको क्या बोलते हैं, पर ऑर्डर, और इसको बोलते हैं पूपा, ठीक है, फूफा नहीं है ये, या पूपा है, पर यूनिट पर एनम, समझ आ गई। चलो ठीक है बच्चों, अब हमारा ये वाला जो एक कंसेप्ट है, ये हमारा एक तरीके से यहाँ पे ओवर होता है, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2, ठीक है, जिसमें हम आगे स्टॉक लेवल के कंसेप्ट कराएंगे, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, वो मटेरियल कॉस्ट हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, सी यू।